हेलो दोस्तों, हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे और साथ में आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का विधिवत अध्ययन किया गया। और आज हमें फोटॉनों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण के बारे में समझना है। जैसा कि मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में यह बताया है कि प्रकाश सतत रूप से नहीं चलता, बल्कि वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में चलता है। और पैकेट को फोटॉन या क्वांटा कहा गया और प्रत्येक पैकेट के पास ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। उसी को हम फोटॉन कहते हैं, उसी पैकेट को। तो उसी फोटॉनों के अभिलक्षण को आज जानना है। तो चूंकि जो गुण प्रकाश में होते थे, उन सभी गुणों का फोटॉन भी अनुसरण करेगा। जैसा कि आज हम यहाँ फोटॉनों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो किसी भी स्रोत से विकिरण फोटॉनों के रूप में उत्सर्जित होता है तथा सरल रेखा में प्रकाश के वेग से चलता है। यानी कोई स्रोत से अगर फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है तो वह सरल रेखीय पथ पर गति करेगा और उसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होगी। दूसरा गुण क्या है इसका? दूसरा अभिलक्षण, समान तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के संगत उत्सर्जित सभी फोटॉनों की ऊर्जा समान होती है। यानी समान तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति के अगर फोटॉन है तो उन सभी फोटॉनों की ऊर्जाएं एक समान होंगी। और तीसरी बात क्या कहा गया? एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटॉनों का निर्वात में वेग समान होता है। अगर एक ही स्रोत से फोटॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उन सभी फोटॉनों का निर्वात में वेग एक समान होगा। सभी निर्वात में समान वेग से गति करेंगे, भले ही तरंगदैर्ध्य कुछ भी क्यों ना हो। चौथा देखिए क्या कहा गया, जब कोई फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, जब कोई फोटॉन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो फोटॉन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि तरंगदैर्ध्य और वेग ये बदल जाएंगे। जैसा कि प्रकाश के गुण में हम पढ़ चुके हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, तरंगदैर्ध्य और उसकी चाल बदल जाती है, मार्ग से भी विचलित होता है। अब देखिए पांचवी बात क्या कही गई, किसी फोटॉन की तीव्रता I बराबर कैपिटल N h न्यू होती है। देखिए तीव्रता अगर फोटॉन की याद करनी है तो h न्यू क्या है? h न्यू तो फोटॉन की ऊर्जा है। इसमें कैपिटल N क्या है? तो कैपिटल N प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या हो। यहाँ प्रति सेकेंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड गुजरने वाले फोटॉन की संख्या है कैपिटल N। तो कैपिटल N से अगर h न्यू में गुणा कर दे तो वह फोटॉन की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं फोटॉन की तीव्रता n इंटू एच न्यू के बराबर होगी। इसका SI मात्रक भी पूछा गया है परीक्षा में कि तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। फोटॉन की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। वाट पर मीटर स्क्वायर में हम तीव्रता को व्यक्त करते हैं। अब देखिए फोटॉन का विराम द्रव्यमान m नॉट शून्य होता है। विराम द्रव्यमान जो होता है फोटॉन का वह शून्य होता है। अब क्यों शून्य होता है? तो जैसा कि आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में गतिक द्रव्यमान के लिए सूत्र बताया है, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये गतिक द्रव्यमान के लिए सूत्र है। और हम जानते हैं फोटॉन की निर्वात में चाल, प्रकाश की चाल c के बराबर होती है। तो इसमें अगर v की जगह पर c रख दिया जाए, यदि इसमें v बराबर c रख दिया जाए तो हमें यहां पर देखिए क्या मिलेगा। v बराबर अगर c रख देंगे तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हो जाएगा। हर 0 होने पर यह m की वैल्यू अनंत आने लगेगी, m की वैल्यू अनंत आने लगेगी, यानी गतिक द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि विराम द्रव्यमान जो होता है फोटॉन का वो शून्य होता है। विराम द्रव्यमान शून्य मानने पर ही उसके गतिक द्रव्यमान का अस्तित्व होता है, तभी वह अस्तित्व में आता है। तो माना जाता है कि फोटॉनों का विराम द्रव्यमान जो है m नॉट वो शून्य होता है। और फिर अगला देखिए क्या है, फोटॉन का द्रव्यमान उसकी गति के कारण होता है। यानी फोटॉन अगर गतिमान अवस्था में है तभी उसमें द्रव्यमान होगा। तो फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी गति के कारण होता है, उसका विराम द्रव्यमान शून्य कहा जाता है। फोटॉन एक उदासीन कण है। फोटॉन एक उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। और जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो फोटॉन में क्यों नहीं विद्युत चुंबकीय गुण होता है? भाई तो फोटॉन को उदासीन क्यों कहा गया? क्योंकि जो तरंग प्रकृति फोटॉन में देखी गई वो अन्य कणों में भी देखी गई है।
फोटान उदासीन कण है, यह सामान्यतया विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षिप्त नहीं किया जा सकता। यानी सामान्य अवस्था ले लिया जाए, सामान्य परिस्थिति देखी जाए तो सामान्य परिस्थिति में ये वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, इसीलिए फोटान को उदासीन कण कहा गया है। अब देखिए, किसी फोटान का किसी उप परमाणुवीय कण, किसी फोटान का किसी उप परमाणुवीय कण, उप परमाणुवीय कण मतलब परमाणु जिनसे मिलकर बने होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से अगर किसी फोटान का संघट्ट हो, किसी फोटान का संघट्ट किसी उप परमाणुवीय कण यानी इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन से अगर उनका प्रोटॉन से संघट्ट कराया जाए तो वह संघट्ट जो होगा वो प्रत्यास्थी होगा, वह संघट्ट प्रत्यास्थी होगा। उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों स्थिर रहेंगे, दोनों नियत रहेंगे। तो इस संघट्ट में अगर किसी फोटान का संघट्ट किसी इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन से हो रहा है तो ऐसे संघट्ट में हम कहेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा और संवेग ये दोनों संरक्षित रहते हैं, और इस प्रकार का जो संघट्ट होता है वह प्रत्यास्थी संघट्ट होता है। अब प्रत्यास्थी संघट्ट है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इस प्रक्रिया में फोटानों की संख्या संरक्षित रहे। अगर किसी फोटान का किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संघट्ट हो रहा है तो वो संघट्ट प्रत्यास्थी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें फोटानों की संख्या संरक्षित रहे, क्योंकि संघट्ट के दौरान फोटानों का उसमें नष्ट भी हो जाते हैं, कुछ फोटानों का विनाश हो जाता है या नए फोटान की उत्पत्ति हो जाती है। इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि फोटानों की संख्या संरक्षित रहेगी, यह कहना आवश्यक नहीं है। किसी स्रोत से फोटान का उत्सर्जन सतत न होकर सविराम होता है, जैसा कि मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में बताया है कि कोई स्रोत से अगर फोटान उत्सर्जित हो रहा है, किसी स्रोत से फोटान का उत्सर्जन हो रहा है तो वह उत्सर्जन सतत नहीं होता बल्कि सविराम, सविराम मतलब छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, विविक्त रूप में होता है, सविराम रूप में होता है। आगे तमाम प्रयोग किए गए और उस आधार पर यह पाया गया कि फोटान की जब गति होती है तो फोटान कण के रूप में भी बिहेव करता है और साथ साथ यह तरंग रूप में भी होता है। इसी संबंध में यहाँ द्रव्य तरंगों की खोज यानी डी ब्रॉगली तरंग, जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने एक तरंग के बारे में एक विशिष्ट रूप में यह जानकारी दी थी कि द्रव्य तरंगें क्या होती है, एक नए प्रकार की तरंग की खोज की थी। क्या है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या कण की तरंग प्रकृति? तो कण की तरंग प्रकृति के बारे में डी ब्रॉगली ने क्या बताया, जैसा कि प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया गया तो उसमें कुछ घटनाएं थी जो तरंग मानकर अध्ययन किया जा सका, और कुछ ऐसी घटनाएं थी जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव या रमन प्रभाव आदि। इन घटनाओं को प्रकाश की कण प्रकृति मानकर ही दिखाया जा सका, पुष्टि किया जा सका। यानी बाद में यह कहा गया कि प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है। तो प्रकाश में अगर द्वैती प्रकृति होती है तो ठीक उसी प्रकार फोटानों में भी द्वैती प्रकृति होती है। फोटान चूंकि फोटानों से ही निर्मित है प्रकाश, तो अगर द्वैती प्रकृति प्रकाश में है तो फोटानों में भी द्वैती प्रकृति है। तो प्रकाश की कण प्रकृति के लिए जितने भी यहाँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित घटनाएं हैं, यह प्रकाश के कण प्रकृति को सपोर्ट कर रहा है, उसी की पुष्टि कर रहा है। और यह माना गया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, उसी आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या की गई थी। अब चूंकि बाद में वैज्ञानिकों में यह चीजें भी उत्पन्न हुई, हलचल उत्पन्न हुआ कि प्रकाश कण है अथवा तरंग है, सही क्या है। तो इसी हलचल को शांत किया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने यह पता लगाया था कि कोई भी द्रव्य कण है, कोई भी द्रव्य कण है, अगर किसी कण में द्रव्यमान है और वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील कण के साथ सदैव एक तरंग संबद्ध होती है। कोई भी गतिशील कण है तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, उसी तरंग को द्रव्य तरंग कहा गया। और उस द्रव्य तरंग का इन्होंने तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया, जिसको डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के बारे में डी ब्रॉगली ने अपने प्रयोगों द्वारा यह मैथमेटिकल गणनाओं के आधार पर भी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र निकाला और यह बताया
कि कोई भी द्रव्य कण है, फोटॉन ही नहीं बल्कि कोई भी द्रव्य कण है, वह अगर गतिशील अवस्था में है तो उसमें उसके साथ एक तरंग जरूर जुड़ी होगी, एक तरंग अपने साथ लेकर चलेगी गतिशील कण। और इस डी ब्रॉगली के इस कथन की पुष्टि के लिए डेविसन तथा जर्मर थे, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1927 ईस्वी में इस पे एक अपना प्रयोग भी किया और उन्होंने ये पता लगाया कि कोई इलेक्ट्रॉन पुंज है। इलेक्ट्रॉन पुंज को उन्होंने निकिल क्रिस्टल पर गिराया था, निकिल क्रिस्टल पर जाकर गिराया था और वहां से ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन में विवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों में विवर्तन का गुण, चूंकि इलेक्ट्रॉन को मूल कण माना गया था, इलेक्ट्रॉन कण है और कण में विवर्तन हो रहा है, मतलब कण जो होता है वह तरंग प्रकृति की भी पुष्टि कर रहा है। इस आधार पर डेविसन एवं जर्मर ने अपने प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा यह सिद्ध किया था कि द्रव्य कण तरंग का गुण भी रखते हैं। अगर कोई द्रव्य कण है तो उसमें तरंग का भी गुण होता है, उसके साथ तरंग जुड़ी होती है। जो बातें डी ब्रॉगली ने बताई उसका प्रायोगिक प्रदर्शन डेविसन एवं जर्मर ने किया और एक वर्ष बाद जीपी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा इस बात की पुष्टि की और यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है जब वह द्रव्य तरंग गतिमान अवस्था में होता है। जब द्रव्य कण गतिशील होता है तो प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग अवश्य संबद्ध होती है। तो आइए देखते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक जो निकाला था डी ब्रॉगली ने क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। तो डी ब्रॉगली ने एक व्यंजक ज्ञात किया था जिसमें उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। क्वांटम सिद्धांत से ये मालूम है हमको, प्लांक ने दिया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत से बताया। और यदि उस फोटॉन का द्रव्यमान m हो, यदि फोटॉन का द्रव्यमान m हो, तब आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन जब गतिशील होता है तो उसमें उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है। इसी चीज को इन्होंने पुष्टि करने के लिए यहां एक गणना की थी। क्या है वो गणना? इन्होंने फोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया था। अब अगर कोई फोटॉन गतिमान अवस्था में है तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा प्लांक ने बताया कि E बराबर h न्यू होती है और गतिमान अवस्था में है तो इसमें द्रव्यमान भी होगा। द्रव्यमान इसका अगर यम कहा जाए फोटॉन का, तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से यह बताया है कि अगर यम द्रव्यमान का कोई भी कण है तो उसकी ऊर्जा E बराबर m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो अब यहां देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर h न्यू और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों से मिक्स करके देखिए, एम सी स्क्वायर बराबर h इंटू न्यू, ये समीकरण मिला। यहां से अगर यम की वैल्यू निकाली जाए तो यम बराबर आ जाएगा m बराबर h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, m बराबर h न्यू अपॉन सी स्क्वायर होता है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए संवेग अगर निकाला जाए, फोटॉन का संवेग, संवेग P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग,
फोटान चूंकि प्रकाश के वेग से चलता है तो m इंटू सी ये लिख सकते हैं फोटान का संवेग, और m की वैल्यू अगर यहां रख दी जाए तो यहां से देखिए एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, यहां सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल हो जाएगा और यहां हमको मिल जाएगा फोटान का संवेग p बराबर एच न्यू बटा सी, ये मिल गया। अब जैसा कि हमें मालूम है कि न्यू को अगर लैम्डा के पदों में लिखा जाए तो न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा, न्यू बराबर सी बटा लैम्डा। तो यहां न्यू की जगह पे अगर सी बटा लैम्डा रख दिया जाए या न्यू बाई सी अगर निकाला जाए, यहां से अगर न्यू बाई सी निकाला जाए तो न्यू बाई सी ये एक बटा लैम्डा के बराबर होगा। तो यहां न्यू बटा सी की जगह पर हम एक बटा लैम्डा अगर रख दें तो हमें मिल जाएगा P बराबर एच अपॉन लैम्डा, P बराबर एच अपॉन लैम्डा, या लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यह संबंध इन्होंने निकाला था। तो एक फोटान से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इसको कहते हैं, ये फोटान से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला होगा। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, यह सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो यह सूत्र यह बताता है, इसमें जो P आया है संवेग, तो संवेग अगर किसी भी कण में संवेग है तो संवेग उसके कण प्रकृति की पुष्टि करता है। भाई अगर द्रव्यमान है तभी उसमें संवेग संभव है, द्रव्यमान अगर शून्य है तो संवेग भी शून्य हो जाता है। तो चूंकि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी यह फोटान के द्वैती प्रकृति की पुष्टि करता है, यह बताता है कि फोटान में कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। क्योंकि तरंगों में ही तरंगदैर्घ्य का गुण जो होता है वो तरंग को प्रदर्शित कर रहा है और कण की प्रकृति ये संवेग के कारण प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने डी ब्रॉगली ने तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया था कि फोटान का तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है और इसको फोटान से संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान कहा जाता है कि फोटान से संबद्ध तरंगदैर्घ्य एच अपॉन पी। अब डी ब्रॉगली ने द्रव्य तरंग की चर्चा की कि कोई भी द्रव्य कण है अगर उस द्रव्य कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो और उसका वेग v हो, तब द्रव्य कण यानी गतिशील द्रव्य कण से जो तरंग संबद्ध है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यदि द्रव्य कण यदि किसी गतिशील द्रव्य कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर, तो इसी फार्मूले से अगर कोई द्रव्य कण है उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो हम जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसी फार्मूले में p की जगह पर हम लिख सकते हैं m इंटू वी, p की जगह पर m इंटू वी लिखा जा सकता है। तो यह संबंध लास्ट में लैम्डा बराबर h बटा mv जो निकाला था डी ब्रॉगली ने, यह द्रव्य कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक इसी को कहा जाता है। कोई अगर गतिशील द्रव्य कण है तो उससे एक तरंग संबद्ध होती है जिसका तरंगदैर्घ्य h बटा mv से ज्ञात किया जा सकता है, और इसी आधार पर डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया था। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है। उसके पहले हमें द्रव्य तरंगों के गुण इस सूत्र से मालूम करने होंगे। देखिए द्रव्य तरंगों के गुण क्या हैं, इस सूत्र से अगर देखा जाए तो द्रव्य तरंगों के गुण तो इस सूत्र से क्या दिखाई दे रहा है कि जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है ये प्रोपोर्शनल है 1/m की।
यानी उस द्रव्य कण का अगर द्रव्यमान m कम है तो उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा। द्रव्यमान कम होने पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। और साथ में इसका अगर दूसरा गुण कहा जाए तो लैम्डा ये व्युत्क्रमानुपाती है वेग की। इस सूत्र से ये मालूम चल रहा है चूंकि h सार्वत्रिक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो यहां देखिए अगर v का मान नियत हो जाए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m, और अगर m नियत हो जाए तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v। तो इन दोनों संबंध से क्या सिद्ध हो रहा है कि द्रव्य कण, अगर द्रव्य कण का द्रव्यमान m कम हो तो उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, और अगर m का मान अधिक है तो उससे संबद्ध तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, घट जाएगा। यानी तरंगदैर्ध्य ये द्रव्य कण में भी उत्पन्न होता है। और यहां देखिए इस संबंध से क्या सिद्ध हो रहा है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v, जो ये सिद्ध करता है कि अगर द्रव्य कण कम वेग से गतिशील है तो कम वेग से गतिशील कण द्वारा जो संबद्ध तरंग है उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, अधिक तरंगदैर्ध्य का तरंग संबद्ध रहेगा। और अगर वेग अधिक है तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। तो तरंगदैर्ध्य वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। और इस संबंध से यह भी मालूम चल रहा है अगर v का मान 0 कर दिया जाए, यदि v का मान 0 कर दिया जाए तो हमको लैम्डा अनंत प्राप्त होने लगेगा, और v का मान अगर अनंत कर दे तो लैम्डा शून्य प्राप्त होने लगेगा। जो ये सिद्ध करता है कि तरंग जो संबद्ध है वो सदैव गतिशील द्रव्य कण के साथ होती है। अगर विराम अवस्था में कोई द्रव्य कण है तो उसके साथ कोई भी तरंग संबद्ध नहीं होगी, यानी गतिशील द्रव्य कण के साथ ही तरंग संबद्ध होती है। और साथ में देखिए और क्या प्रदर्शित कर रहा है, तीसरी बात इसमें द्रव्य तरंगों के गुण में हम कह सकते हैं द्रव्य तरंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती। भाई द्रव्य तरंगों में देखिए सूत्र में कोई आवेश नहीं इंक्लूड है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती। ये आवेशित कण या अनावेशित कण, अगर दोनों कण गतिमान है तो दोनों के साथ संबद्ध हो सकती है। आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार की कणों से ये संबद्ध हो सकती हैं, यह आवेश पर निर्भर नहीं करती। और इसका क्या है चौथा गुण, तो चौथा गुण हम कह सकते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जो द्रव्य तरंगे हैं ये प्रकाश नहीं है, प्रकाश चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन द्रव्य तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग ये नहीं होती। हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो आवेशित कण को उच्च आवृत्ति से कंपन कराने पर उत्पन्न होती है, और चूंकि ये आवेशित नहीं होता, द्रव्य कण जो होता है वो आवेशित या आवेश पर निर्भर ही नहीं करता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अब इस प्रकार से ये पुष्टि कर दिया गया कि द्रव्य कण जो होते हैं जब वो गतिशील अवस्था में होते हैं तभी उनके साथ संबद्ध, उनके साथ तरंग तभी संबद्ध होती है, जिसका तरंगदैर्ध्य हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यानी द्रव्य कण अगर गतिशील अवस्था में है तो उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य इस फार्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। और इसी आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया था, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। तो आइए देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। जैसा कि डी ब्रॉगली ने बताया है कोई भी द्रव्य कण है अगर उसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है तो उससे संबद्ध तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा h/m इंटू v के बराबर होता है। तो अब यहां हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। तो हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है, तो उस इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv लिखा जा सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, m द्रव्यमान का है, v वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अगर m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है और वो v वेग से गतिमान है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यहां द्रव्य तरंग के लिए तरंगदैर्ध्य निकाला गया, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए फार्मूला है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य
डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा एच बटा एम बी के बराबर। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई है तो उसकी गतिज ऊर्जा देखिए, यम द्रव्यमान है, वी वेग है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। अब यहां से अगर वेग का मान निकाला जाए, यहां देखिए वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k/m, या v बराबर अगर कहें तो √2k/m लिख सकते हैं, √2k/m। अब इन वैल्यू को, v की वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा। अतः इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन m, √v को लिख सकते हैं 2k/m। या इसको सॉल्व किया जाए तो यहां देखिए सॉल्व करने पर ही आ जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन √2m के, √2m इंटू के, ये लिखा जा सकता है। कि गतिज ऊर्जा के पदों में है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है m द्रव्यमान का, v वेग से गतिशील है और उसकी गतिज ऊर्जा k है, तो गतिज ऊर्जा के पदों में ये डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक होगा। अब देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा अर्जित करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभव से त्वरित किया गया है। यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित करने पर अर्जित गतिज ऊर्जा के हो, तब गतिज ऊर्जा के ई इंटू वी के बराबर हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभव से त्वरित किया गया हो, तब वो अगर k गतिज ऊर्जा अर्जित करता हो तो गतिज ऊर्जा और वोल्टेज में ये संबंध k बराबर ई इंटू वी। अब यहां देखिए k की जगह पर हम ई इंटू वी रख सकते हैं, तो यहां से डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपॉन √2e_v, और यहां पर m है तो इंटू m कह सकते हैं। लैम्डा बराबर h अपॉन 2e_v इंटू m, यानी k की वैल्यू हमने e इंटू वी रख दिया। तो इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए फार्मूला है। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है, प्लांक नियतांक का मान फिक्स है। तो इन फिक्स मानों को अगर रख दिया जाए तो इसी सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि h बराबर होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और साथ में m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ये मान हमें ज्ञात है। इन सभी ज्ञात मानों को इस सूत्र में अगर रख दिया जाए तो लैम्डा को रखने पर देखिए क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर 6.63 10⁻⁻34, और नीचे हो जाएगा √2 गुणे 1.6 10⁻⁻19, और साथ में m की वैल्यू रख दें 9.1 10⁻⁻31, और फिर यहाँ रूट में इंटू v, ये लिखा जा सकता है। यानी 2em की वैल्यू हमने लिख दिया और साथ में लास्ट में हमने v को लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पूरा सॉल्व करने पर, ये पूरा अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर अंत में हमको मिलेगा √150
बटा बी, यह आ जाएगा। और इसको 10 की घात के रूप में अगर लिखा जाए तो इंटू 10 की घात -10 मीटर के रूप में आएगा। इसको सॉल्व करने पर, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे जब, तो कैलकुलेट करने पर √150 बटा बी मिलेगा और साथ में 10 की घात -10 मीटर। अब 10 की घात -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, और 150 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 150 का वर्गमूल निकालने पर 12.27 और नीचे आ जाएगा √v, और साथ में 10 का घात -10 मीटर को हम यहाँ एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान है तो गतिमान इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए यह कैलकुलेट करके मान निकाला गया कि अगर वोल्टेज मालूम है कि किस वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है तो उससे बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि बाद में डेविसन एवं जर्मर ने अपने प्रायोगिक प्रदर्शन के अनुसार उन्होंने जब ब्रेग का समीकरण प्रयुक्त किया था, जब प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे थे डेविसन जर्मर, तो वहां ब्रेग का समीकरण प्रयुक्त किया था, और ब्रेग के समीकरण को प्रयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का जब विवर्तन देखा था इन्होंने, तो वहां से भी तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्ध्य तो इसी वैल्यू के समीप आया था। सॉल्व करने पर इसी के लगभग मान, यानी उनके प्रायोगिक प्रदर्शन में जब यह सूत्र इस्तेमाल किया जाता था डी ब्रॉगली वाला, और उन्होंने जो ब्रेग का सूत्र इस्तेमाल किया था, उन दोनों सूत्रों से जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वो लगभग सन्निकट आई थी। यानी डी ब्रॉगली से 1.67 के आसपास एंगस्ट्रॉम आया था तरंगदैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन से जब तरंग जुड़ी हुई थी उसका तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने पर, और ब्रेग का इस्तेमाल किया था तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आया था। तो उसी के लगभग समतुल्य आया था, जो कि ये पुष्टि करता था कि इलेक्ट्रॉन में विवर्तन का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन उन्होंने देखा था। अब आइए देखते हैं इस डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाले टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर परीक्षा में मिल जाते हैं। आइए 10 प्रश्नों को हम यहाँ देख लेते हैं। लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है hc लैम्डा, hc बाई लैम्डा, या लैम्डा बाई hc, या h लैम्डा बाई c। तो इसमें देखिए ये सूत्र बताया जा चुका है, hc बटा लैम्डा, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। दूसरा, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। तो इसमें देखिए 4 कणों के बारे में बताया गया और कह रहा है कि इन सभी के वेग समान है। तो इसमें अधिकतम तरंगदैर्ध्य, देखिए अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है? तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र बताया जा चुका था कि लैम्डा ये h बटा mb के बराबर होता है। यानी लैम्डा जो है वो यम के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण में किसका द्रव्यमान सबसे कम है। तो हमें मालूम है सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे हल्का कण यही है, तो इसलिए इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन का सर्वाधिक होगा। फिर कह रहा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं कि फोटॉन जब विराम अवस्था में होता है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, यानी उसका द्रव्यमान शून्य कहा जाता है। तो विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, तो गतिज द्रव्यमान का सूत्र पीछे निकाला जा चुका है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर एच न्यू, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से E बराबर mc², इन दोनों को इक्वेट किया गया था। तो m के लिए एक वैल्यू मिला था, m बराबर मिला था एच न्यू बाई c²। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। चौथा में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें प्रश्न संख्या 5, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है? तो यहां देखिए गतिज ऊर्जा समान कहा जा रहा है। हम सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं, लैम्डा बराबर h बटा √2mk, √2mk। और इसमें गतिज ऊर्जा के पदों में बात किया गया है कि समान गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अगर सभी कणों का समान हो, गतिज ऊर्जा सभी कणों का समान हो तो उनका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पर उसकी निर्भरता क्या है। जैसा कि जानते हैं कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के पदों में अगर देखा जाए तो लैम्डा बराबर होता है h बटा √2mk।
के को अगर नियत कर लिया जाए तो m पावर 1/2 ये हर में मिल रहा है, ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो m पावर -1/2, तो लैम्डा जो होगा m पावर -1/2 के अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें पांचवा में राइट आंसर बी वाला होगा। छठा देखिए, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी। तो संवेग को दुगुना करने पर देखिए लैम्डा का सूत्र पढ़ चुके हैं, लैम्डा बराबर h/p। अब संवेग को अगर 2 गुना करेंगे, संवेग को 2 गुना करेंगे तो लैम्डा आधा रह जाएगा। तो यहां देखिए ऑप्शन दिया था अपरिवर्तित, 4 गुनी, 2 गुनी या आधी। तो इसमें राइट आंसर हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। आधी रह जाएगी। आधी क्यों रह जाएगी? क्योंकि फार्मूले में देखिए p को अगर 2 गुना करें तो ये 1/2 हो जाएगा h/p का, और h/p लैम्डा के बराबर रख देंगे तो λ/2 हो जाएगा। यानी यहां हम कह सकते हैं कि कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आधी हो जाएगी। अब सतवां देखिए, लैम्डा डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर, यानी लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा है कण का, और उस द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर, वृद्धि अगर 2 गुना कर दिया जाए तब कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी? तो इसी फार्मूले से अगर देखा जाए k को अगर 2k कर दिया जाए, k को अगर 2k कर दिया जाए तो यहां से 1/√2 का परिवर्तन हो जाता है। इस सूत्र में 1/√2 का परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य यह λ/√2 के बराबर होगा। यानी सातवां में ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है, के की जगह पर 2k करेंगे तो √2 की वृद्धि यहां 1/√2 गुना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू। किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध, आठवां प्रश्न देखिए, किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती? फार्मूले में हमें मालूम है कि लैम्डा जो है पी पर भी निर्भर करता है, या ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, लैम्डा h/mb। तो लैम्डा पी पर भी निर्भर करता है, यानी संवेग पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और वेग पर निर्भर करेगा। और इसमें देखिए एक आवेश दिया है तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो आठवां में तरंगदैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी इन तीनों पर निर्भर करेगा। नवा प्रश्न देखिए, बी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन बी चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। बी वोल्ट से त्वरित किया गया और बी उसकी चाल है और एक लक्ष्य से टकरा रहा है। फिर कह रहा है 2v वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। अगर 2v वोल्ट से इलेक्ट्रॉन त्वरित किया जाए तब उसकी चाल क्या होगी? अब यहां देखिए ऑप्शन दिया है 2v, 4v या √2v या b/2। तो जैसा कि फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √v। तो यहां देखिए v की वैल्यू बदल रहा है, v की वैल्यू v से अगर 2v कर दिया जाए, v से अगर 2v कर दिया जाए तो यहां लैम्डा में नहीं पूछा जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन की चाल में परिवर्तन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर लैम्डा पूछा जाता तो लैम्डा में 1/√2v का, यहां लैम्डा में 1/√2 का परिवर्तन आता, लेकिन यहां चाल पूछ रहा है। तो इस सूत्र से अगर लैम्डा को यहां से इंटरचेंज किया जाए तो v बराबर h/m लैम्डा मिल जाएगा, v बराबर h/m लैम्डा। और लैम्डा अगर 1/√2 गुना हो रहा है तो v की वैल्यू हम कह सकते हैं √2v हो जाएगा। चाल जो होगा वो √2 गुना हो जाएगा, यानी नौवां में हमारा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा, √2v के बराबर। अब 10वां देखिए क्या कह रहा है, डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग इलेक्ट्रॉन के किस गुण की व्याख्या करते हैं? जो डेविसन और जर्मर का प्रयोग है वो इलेक्ट्रॉन के किस गुण की व्याख्या करता है? पहला दिया है तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो डेविसन जर्मर प्रयोग जो था वो इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन देखा था डेविसन ने। और हम जानते हैं विवर्तन, व्यतिकरण ये प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां जो इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन देखा था तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के
तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की पुष्टि की थी। तो डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं, ये तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं और उसी में विवर्तन देखा था। तो इस प्रकार हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव से रिलेटेड ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का भी आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।